Hello friends, welcome to my channel. In today's video you will learn about introduction of accounting standards. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके कंप्लायंस, क्यों हमें इसको फॉलो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे. सो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसे प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर होते हैं जिससे एक गाइडलाइन दे रखी होती है कि हमें इस बेसिस पे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ करनी है, यानी कौन से इशू में हमें कौन सी पॉलिसी यूज़ करनी है, उन सब के बारे में स्टैंडर्ड्स दे रखे होते हैं किसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में. ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने से हमें क्या मिलता है, हमें क्या ऑब्जेक्टिव होता है. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है स्टैंडर्डाइज द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़. यानी ऐसा भी होता है अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता, एज्यूम करिए एक टाइम के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता ही नहीं, अकाउंटिंग एएस नाम की कोई चीज़ नहीं होती बिजनेस में. देन क्या होता, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस हैं. कुछ बिजनेस कुछ पॉलिसीज़ मानते और कुछ बिजनेस कोई और डिफरेंट पॉलिसीज़ अप्लाई करते. तो इससे क्या होता है, अलग अलग बिजनेस अलग अलग पॉलिसीज़ मानेंगे तो एक मार्केट में जो स्टैंडर्ड होता है वो मेंटेन नहीं होगा. तो अब क्या हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से सारे बिजनेस एक ही पॉलिसी यानी एएस को फॉलो करेंगे. एएस को फॉलो करेंगे यानी उनकी पॉलिसीज़ एंड जो प्रोसीजर्स है वो भी एग्जैक्ट सेम रहेंगे एज़ पर द एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, डैट स्टैंडर्डाइज द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़. जहाँ जितनी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है उन सब का, यानी जितने भी बिज़नेस यूज़ करेंगे वो एक स्टैंडर्डाइज यूज़ करेंगे, यानी जो एएस पे दे रखा है उसी तरीके से यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट इज़ स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग पॉलिसीज़. सेकंड इज़ एलिमिनेट नॉन कंपेरेटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पहले क्या हो रहा था, अलग अलग बिजनेस अलग अलग पॉलिसीज़ अपना रहे थे. उससे क्या हो रहा था, उन बिज़नेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको कंपेयर करने में बहुत दिक्कत आ रही थी. एएस आने से क्या हुआ, एलिमिनेट हो गई नॉन कंपेरेटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है अलग अलग बिजनेस के या अलग अलग लोकेलिटी के इंडिया में, वो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से. थर्ड इज़ ऐड द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑब्वियसली अगर कोई बिजनेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कम्प्लीटली फॉलो करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोसीजर्स है और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है वो अप्लाई करेगा, देन उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की और ऑब्वियसली जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज़ ही होगी. सो दिस इज़ द objective of accounting standards. So there are three type of accounting standards. First, standardize the different accounting policies. Second, eliminate non comparability of financial statement. Third, add the reliability of financial statement. So these are the three objectives. Next we will move to compliance with accounting standard. यानी हमें क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, ऐसा कहाँ लिखा है. सो फर्स्ट, बेसिक प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी जिम्मेदारी होगी, मैनेजमेंट की. यानी जो भी मैनेजमेंट प्रिपेयर कर रही है और प्रेजेंट कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैनेजमेंट की, न कि ऑडिटर जो उस स्टेटमेंट्स को चेक कर रहा है. पहली जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की. सेकेंड, अब क्या दे रखा है कंपनीज एक्ट 2013 में. As per the Companies Act, Section 133 of the Companies Act 2013, every company has to follow accounting standards. हर एक कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं. अब अगर लॉ में दे रखा है तो हमें करना पड़ेंगे. सेकंड क्या दे रखा है, सेक्शन 164 सब सेक्शन 5A ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसमें क्या दे रखा है, डेट डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट शुड इंक्लूड that in the preparation of annual accounts the applicable accounting standard has been followed. अब डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अपने एक DRS यानी डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में लिखेंगे कि हमारे ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं हमने उन सब को फॉलो कर रखा है. सो ये दे रखा है सेक्शन 164 सब सेक्शन 5A में. अब अगर डायरेक्टर ने स्टेटमेंट एक बना दिया, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, उसमें उसने लिख दिया कि मैंने फॉलो कर रखा है, तो क्या हम मान लेंगे क्या,
नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करानी पड़ेगी। देन सेक्शन 143 सब सेक्शन 3E ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में क्या दे रखा है, रिक्वायर्स दैट द ऑडिटर to report whether in his opinion financial statements comply with the accounting standard referred in section 133 of the companies act। यानी सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट में जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं कि जिन जिन कंपनीज को अप्लाई करना है, वो उस कंपनी ने अप्लाई कर रखे हैं या नहीं, वो ऑडिट करेगा ऑडिटर, और अपना एक ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है, उन्होंने सारे एएस को अप्लाई कर रखा है और उसके अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी किया है। So, there are 3 sections regarding AS। सेक्शन 133 जिसमें दे रखा है कि फॉलो करना है AS को। सेक्शन 134 जिसमें डायरेक्टर अपना एक स्टेटमेंट बनाएगा जिसमें लिखेगा कि मैंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। फिर सेक्शन 143 में ऑडिट उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करेगा और पता लगाएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। इसीलिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लायंस करना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज़। अब क्या हुआ, अंडर सेक्शन 210A पुराना वाला जो कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी नकास यानी नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो बेस्ड ऑन द नकास द सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए कितने स्टैंडर्ड्स, AS 1 to 7 एक्सेप्ट 6, क्योंकि 6 हटा दिया गया है, उस 6 को मर्ज कर दिया गया AS 10 में, एंड AS 9 to 29। तो टोटल 29 तक AS हमारे नोटिफाइड कर दिए गए हैं। AS 30, 31, 32 अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। सो इसीलिए हमारे इफेक्टिव AS हैं अभी AS 1 to 7, देन AS 9 to 29। Section 132 of the Companies Act 2013 provides that NEFRA यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद नेफ्रा। बट तब तक नेफ्रा कॉन्स्टिट्यूट की नहीं गई थी, बाद में नेफ्रा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1 अक्टूबर 2018 को। तो अब करंटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटअप प्रोसेस क्या है, ICAI ने कॉन्स्टिट्यूट किया है ASB को यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को इन ईयर 1977। सो सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, यानी मार्केट में पहले होगा कि कहाँ इशू है, यानी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। फॉर एग्जांपल पहले क्या हो रहा था, मार्केट में कुछ लोग फीफो बेसिस पे इन्वेंट्री वैल्यूएट कर रहे थे, कुछ लोग लीफो पे। देन फिर इससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई क्योंकि प्रॉफिट में डिफरेंस आने लग गया। फिर क्या किया गया, AS2 लाया गया, इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। सो दिस इज़ द पॉइंट, हमें पहले आइडेंटिफाई करना है मार्केट में एरिया, यानी किस एरिया में डिफ़ॉल्ट है, यानी कहाँ हमें ज़रूरत है AS की। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे हम स्टडी ग्रुप, जो स्टडी करेगा उस इशू को और प्रिपेयर करेगा एक ड्राफ्ट AS इन इट्स सर्कुलेशन। फिर सर्कुलेशन कर देगा उसको कहाँ पे, ऑफिशियल बॉडीज़ में, और उनके भी व्यूज़ लेगा। उसके बाद फाइनलाइज करेगा एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ AS, उसके बाद पब्लिक में दे देगा। देन पब्लिक में से उस पर कमेंट्स आएगी, कमेंट ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट, जितने भी हमने पब्लिक में इशू किए। अब जो भी कमेंट्स आए मिलेगी हमको एक्सपोजर से, उसमें हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई प्लस माइनस करके इशू कर देंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटअप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हम समझते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे ओनली कंपनीज़ की, यानी कंपनीज़ में तो AS एप्लीकेबल होता ही है, बट व्हाट अबाउट अदर लाइक प्रोप्राइटरी बिजनेस और पार्टनरशिप फॉर्म्स, उन सब पे क्या है। तो उन पे क्या किया गया है, 3 तरह की एंटिटीज़ बनाई गई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब जो लेवल 1 पे है उनको किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं, उनको सारे के सारे AS फॉलो करना है। और लेवल 2 और लेवल 3 की जो फर्म्स है
या फिर प्रोप्राइटरशिप है या फिर कंपनी है, कंपनी भी कह सकते हैं हम, उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। लाइक उनको कुछ एएस में छूट दे रखी है कि उनको वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। सो लेवल 1 एंटिटीज़ में लेवल 1 में कौन कौन सी आएगी, इसको हम नॉन एसएमसी या नॉन एसएमई भी कहते हैं, यानी स्मॉल मीडियम साइज़ कंपनी या स्मॉल मीडियम साइज़ एंटरप्राइज। नॉन यानी ये नहीं है, यानी ये लार्ज कंपनीज होती है एक लेवल के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट कि लेवल 1 एंटिटीज़ में कौन कौन आएगा। एंटिटीज़ हुज इक्विटी और डेप्ट, यानी इक्विटी और डेट लिस्टेड है उसका या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है एन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इंडिया के किसी स्टॉक एक्सचेंज में या आउटसाइड किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में उनकी डेट या इक्विटी लिस्टेड है, देन लेवल 1 में आ जाएगी वो एंटिटीज़। सेकेंड इज जिन भी एंटिटी का टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, ओनली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्सीड कर रहा है 50 करोड़ से इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल पहले का अकाउंटिंग ईयर, उसमें अगर उसका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 50 करोड़ से, देन इट विल ऑल्सो इंक्लूड इन लेवल 1 एंटिटीज़। थर्ड पॉइंट इज बोरोइंग। बोरोइंग इंक्लूड्स पब्लिक डिपॉजिट, एक्सेस है वो 10 करोड़ से एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। इसमें हम लास्ट का नहीं देखेंगे, इसमें एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर अगर क्रॉस हो गई, देन इट इज़ ऑल्सो फॉल इन लेवल 1 एंटिटीज़। फोर्थ इज़ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस बिजनेस, इसमें कोई लिमिट नहीं है, डायरेक्ट ये सब लेवल 1 में ही आएंगे। फिफ्थ, होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ अबव, यानी ये जितनी भी लेवल 1 एंटिटीज़ है इनकी होल्डिंग या सब्सिडरी वो भी लेवल 1 में ही आएगी। नाउ वी विल मूव टू लेवल 2 एंटिटीज़, जिसे हम एसएमसी या एसएमई भी कहते हैं। फर्स्ट, जिनका टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, यानी ओनली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ से बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, तो वो लेवल 2 में आ जाएगी। यानी 1 करोड़ से ज़्यादा बट 50 करोड़ से कम, 50 करोड़ या उससे कम, उसको हम कहेंगे लेवल 2 एंटिटी। और बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट in excess of 1 crore but not in excess of 10 crores at any time during the immediately preceding year, उसको हम कहेंगे लेवल 2 एंटिटी। और इसमें भी वही सेम रूल। थर्ड, होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ अबव, यानी लेवल 2 एंटिटीज़ का होल्डिंग या लेवल 2 एंटिटीज़ का सब्सिडरी भी लेवल 2 माना जाएगा। थर्ड इज़ लेवल 3, इसको भी हम एसएमसी या एसएमई कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, एंटिटीज़ विच आर नॉट कवर्ड अंडर लेवल 1 या लेवल 2, यानी जो भी एंटिटीज़ हमने पढ़ी अभी लेवल 1 और लेवल 2 अगर उसमें फॉल नहीं कर रही है, देन इट विल फॉल टू लेवल 3। सो एंटिटीज़ विच आर नॉट कवर्ड इन level 1 and level 2 are considered as level 3 entities. Note, any entity which is not SME or SMC becomes an SME and SMC subsequently, it shall not qualify for applicable relaxation and exemption unless it remains SME SMC for 2 consecutive accounting period। यानी अगर किसी भी जैसे लेवल 1 एंटिटी चल रही है, अगर उसका टर्नओवर डाउन चला जाता है, जो भी लिमिट हमने पढ़ी थी लेवल 1 की उससे डाउन चला जाता है, देन ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली उसको लेवल 1 से हटा देंगे और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा देंगे लेवल 2 का, नहीं, उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। मतलब लिमिट जो एक्सीड लिमिट थी लेवल 1 की, अगर वो उसके डाउन चली जाती है, लेवल 2 में आ जाती है, तो इमीडिएटली नहीं होगा। फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव अकाउंटिंग पीरियड उसको मेंटेन रखना पड़ेगा लेवल 2 पे, देन उसको रिलैक्सेशन मिलेगा लेवल 2 का, ऐसे ही नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेवल 2 की एंटिटी है, अब वो उसका टर्नओवर कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है और कम, लेवल 1 में आने लग जाता है, सॉरी लेवल 3 में आने लग जाता है, तो उसको भी इमीडिएटली नहीं मिलेगा। उसको भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर अगर उसने लेवल 1 में ही रखा, यानी लेवल 2 का जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं किया, लेवल 1 में ही रहा वो, तो उसको रिलैक्सेशन मिलेगा लेवल 1 का, इमीडिएटली नहीं मिलेगा। सो यही था रूल। बट अगर उल्टा हम करें, लाइक लेवल 1 की नहीं, लेवल 2 की बात करते हैं,
लेवल 2 से अगर लेवल 1 पे वो आ गया तो उसको इमीडिएटली लेवल 1 पे डाल दो, बट लेवल 1 से अगर 2 पे आ रहा है तो उसको 2 साल तक रुकना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा लेवल 2 पे, उसके बाद उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। सो दिस इज़ द रूल। सो रिलैक्सेशन ऑफ पढ़ते हैं क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी SMC लेवल 2 और लेवल 3, इनको क्या है, फुल्ली एग्जेम्पशन। किस किस में, SMC क्या होता है, स्मॉल मीडियम कंपनी, इनको फुल्ली एग्जेम्पशन मिला है किस चीज़ में, AS3, AS17, AS21, AS23, AS27, और पार्शियल एग्जेम्पशन यानी कुछ पार्ट ऑफ द AS इनको एग्जाम करने का अलाउड है। सो पार्शियल एग्जेम्पशन में क्या है, AS19, AS20, AS28, AS15। लाइक AS20 में क्या है, EPS में दो तरह के होते हैं, एक डाइल्यूटेड EPS होता है, एक सिंपल EPS होता है। सो डाइल्यूटेड EPS कैलकुलेट करने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए इसे कहते हैं पार्शियल एग्जेम्पशन। नेक्स्ट इज स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए, यानी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ कवर्ड अंडर लेवल 2 एंड लेवल 3, वो थी कंपनीज, कॉर्पोरेट एंटिटीज़। इसमें फुल्ली एग्जेम्पशन सेम ही है लगभग, AS3, AS17, AS18, AS21, AS23, AS27, AS24। पार्शियल एग्जेम्पशन AS15, 19, 20, 28, 29। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसमें टेक्निकल सिर्फ ये एक पॉइंट है, ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं वापस समझा देता हूँ एक बार। इसमें क्या चीज़ है, लाइक ये देखो, जो एंटिटीज़, सपोज़ कीजिए लेवल 1 एंटिटीज़ की बात हो रही है, इसका टर्नओवर इस एंटिटी का जो लेवल 1 पे एक्सीड कर रहा था एक ईयर में 55 करोड़, मान लीजिए 55 करोड़ था, तो लेवल 1 में थी वो एंटिटी। देन क्या हुआ, अगले साल उसका टर्नओवर हो गया सपोज़ कीजिए 40 करोड़। ओके, अब 40 करोड़ हो गया तो आप ऐसा नहीं कह सकते उसको कि अब वो लेवल 2 में आ गई, क्योंकि उसको रिलैक्सेशन लेवल 2 का नहीं मिल सकता इमीडिएटली। उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा 40 करोड़ को या 45 को, जितना भी होए, बट वो लेवल 1 में वापस नहीं आनी चाहिए 2 साल तक। अगर 2 साल तक वो 50 करोड़ से कम ही रही तो फिर उसको रिलैक्सेशन मिलेगा लेवल 2 का, यानी कंसिक्यूटिव 2 ईयर्स तक अगर उसने मेंटेन रखा अपने आप को लेवल 2 की जो लिमिट है टर्नओवर की उसमें, तब जाके उसको रिलैक्सेशन मिलेगा लेवल 2 का। और अगर हम उल्टा करें, एक एंटिटी है उसका टर्नओवर है सपोज़ कीजिए एक ईयर में 40 करोड़, बट अगले साल क्या हुआ, उसका टर्नओवर एक्सीड कर गया 50 करोड़ से, वो लेवल 1 में आ गई। अब इसमें क्या हुआ, अगर हम उल्टा चलेंगे लेवल 2 से लेवल 1, तो आपको इमीडिएटली इफेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या सोचती है, एकदम स्ट्रिक्ट वाला रूल रहना चाहिए, यानी लेवल 1 में तो सारे ये से अप्लाई करना है, तो इसीलिए इमीडिएटली कर दिया। बट उस पर क्या रिलैक्सेशन हमको मिलता था, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल कर दिया, 2 साल तक वेट कीजिए, 2 साल तक अपना टर्नओवर मेंटेन रखिए लेवल 2 पे, तब आपको रिलैक्सेशन मिलेगा लेवल 2 का। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम उल्टा चलें लेवल 2 से लेवल 1 पे आए, देन इमीडिएटली आपको लेवल 1 फॉलो करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जैसे ही आपने लिमिट एक्सीड करी 50 करोड़ से ज़्यादा, आप लेवल 1 में आ गए, हाथ तो हाथ उसी अकाउंटिंग पीरियड में, या आपको ये लेवल 1 का जो भी रूल है कि सारे के सारे ईयर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द रूल। इसमें सिर्फ एक टिपिकल पॉइंट था, वो था ये वाला, सिर्फ एक ही टिपिकल पॉइंट है, वो है ये। इसके अलावा बहुत सिंपल चीज़ें जो मैंने आपको बताई, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।